बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द बुक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिस्क एंड रिटर्न. Firstly, we will have to define the term what is risk and what is return. Here we go. ये जो टॉपिक्स कंटेंट्स जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे कंटेंट्स जो आज हम या अगले लेक्चर्स में इनको हम जो कवर अप करेंगे। डिफाइनिंग रिस्क एंड रिटर्न, ये इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं। यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू मेजर रिस्क। उसके बाद एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, रिस्क एंड रिटर्न इन अ पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, ये इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न के ऊपर कि रिटर्न होता क्या है। रिटर्न बेसिकली ये होता है कि आपने अगर कोई सिक्योरिटी ख़रीदी है, ये कोई शेयर ख़रीदा है, या आपने कोई बॉन्ड वगैरह ख़रीदा है, कोई भी किसी किस्म की सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट की है, एसेट ख़रीदा है, तो उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज़ योर रिटर्न। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना, अपने शेयर्स की बात करते हैं, तो शेयर्स पे आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, डिविडेंड के साथ साथ एक और चीज़ भी आपको फ़ायदे में रहती है। वो क्या है कि मार्केट में वक्त के साथ साथ जो शेयर की प्राइस है ना, उसमें भी चेंज आ जाती है। फॉर एग्जांपल, आज जो है शेयर 10 रुपए का है या 100 रुपए का आपने ख़रीदा है, तो एक साल बाद जो है वो शेयर आपका 110 रुपए का हो जाता है। तो वो शेयर की प्राइस में जो इजाफा है वो भी बेनिफिट है आपके लिए। और जो साल बाद आपको उसके बाद जो डिविडेंड मिल रहा है 10 रुपये, या जितना भी मिल रहा है 5 रुपये, वो भी आपका डिविडेंड, वो भी आपका मतलब प्रॉफिट ही होगा। तो ये दो तरह से आप जो है बेनिफिट हासिल कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। तो रिटर्न को मालूम करने के लिए एक फार्मूला उसने बनाया है, ये आप देख सकते हैं। रिटर्न आर फॉर रिटर्न है, ठीक है। और डिविडेंड ये है जो आप, फॉर एग्जांपल, एक 100 रुपये का शेयर है, हम जब ख़रीदा तो कंपनी ने कहा कि साल बाद आपको उसके ऊपर 5% रिटर्न मिलेगा, 5% डिविडेंड मिलेगा। अब साल बाद उस 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो 5 रुपये मतलब डिविडेंड हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं जी उसकी प्राइस में चेंज 10 रुपये आ गई, अभी जब हमने ख़रीदा तब 100 का था, साल बाद 110 का मार्केट में शेयर बिक रहा है, वो जो प्राइस में चेंज आ गई वो भी आपके लिए एक फ़ायदा है ना। यानी कि आपको दो फ़ायदे हासिल हो गए, एक तो प्राइस में भी अप्रिसिएशन आ गई, और दूसरा आपको जो उसके ऊपर प्रॉफिट जो मिल रहा है वो भी आपके लिए फ़ायदा है। दोनों चीज़ें, जो दोनों फ़ायदे यहाँ पे एडअप कर लेंगे, टोटल फ़ायदे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। उसको हम जो है ओरिजिनल प्राइस जिस पे आपने ख़रीदा, यानी कि टी माइनस वन से मुराद क्या होता है, पिछले साल की प्राइस। यानी कि पिछले साल आपने उसको किस पे, टी से मुराद है जो प्राइस करंट है, ठीक है। और टी माइनस वन से मुराद है जो पिछले साल की प्राइस होती है, ठीक है। एक टाइम पीरियड में माइनस कर दिया, उसमें एक साल माइनस कर दिया। तो यहाँ पे अब उसको ओरिजिनल प्राइस पे डिवाइड करेंगे, आपके पास उसका रिटर्न आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द स्टॉक प्राइस फॉर अ स्टॉक ए वाज $10 पर शेयर 1 ईयर अगो। एक साल पहले आपने जब ख़रीदा था, स्टॉक की प्राइस थी 10, ठीक है। तो स्टॉक इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 9.50 पर शेयर। अब यहाँ पे आप देखें ज़रा, जब आपने ख़रीदा था स्टॉक 10 रुपए का था, और लेकिन जब आप अब आप साल बाद जो है, जब आप देख रहे हैं कि मार्केट में वो ट्रेडिंग उसकी कितने की हो रही, 9.50। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एप्रिसिएशन नहीं हुई स्टॉक में, ठीक है। आपको स्टॉक बढ़ने की बजाय आपका स्टॉक नीचे आ गया, यानी कि ये आपकी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, ना खुशगवार कंडीशन है एक किस्म की। हम तो सोच रहे थे ये बढ़ जाएगी प्राइस, लेकिन प्राइस कम भी हो सकती है, दोनों सूरत हाल हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ प्राइस कम होगी, 0.5 उसकी प्राइस में एप्रिसिएशन की बजाय डेप्रिसिएशन, इसको आप मतलब इसको कह लें कि डिक्रीज कह लें, डेप्रिसिएशन ना गए, इसको आप डिक्रीज कह लें कि प्राइस में एप्रिसिएशन नहीं हुई, ठीक है, लेकिन जो है उसमें डिक्रीज आ गई प्राइस में, वो कम हो गई है। उसके बाद एंड शेयर होल्डर जस्ट रिसीव डिविडेंड $1, $1 का डिविडेंड मिला है, और जो प्राइस में जो डिक्रीज आई है वो 0.5 की आ गई है। इट्स मीन आपको प्राइस के हवाले से जो है नुकसान हुआ 0.5 का, लेकिन आपको जो फ़ायदा हुआ वो वन वन का हुआ, ठीक है। तो फ़ायदे में से आप जो है वो नुकसान माइनस करेंगे, फिर आप निकालेंगे आपको एक्चुअल फ़ायदा कितना हुआ है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे सिंपल नज़र आ रहा है कि $1 का तो आपको फ़ायदा हुआ साल बाद, लेकिन 0.5 का आपको नुकसान भी हो गया, क्योंकि स्टॉक की प्राइस कम हो गई है। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि आपको सिर्फ जो फ़ायदा हुआ 0.5 का ही हुआ है। तो 0.5 को हम डिवाइड कर देंगे 10 पे, आपको पता लग जाएगा आपको कितने फ़ीसद फ़ायदा हुआ है, ठीक है। आगे उसने सॉल्व किया हुआ है, इसको देख सकते हैं कि $1 का फ़ायदा हुआ था, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं जी वो जो फॉर्मूला था, करंट ईयर प्राइस, करंट जो प्राइस है 9.50 माइनस कर देंगे जो प्रीवियस ईयर प्राइस थी, ये -0.5 इसका आंसर आएगा। तो 1 में से माइनस करेंगे 0.5, तो 0.5 ही बच जाएगा। जब हम 0.5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5% आंसर आएगा, यानी कि आपको जो फ़ायदा हुआ, जो रिटर्न मिला है स्टॉक के ऊपर, वो कितना मिला है आपको? 5% का रिटर्न मिला है। तो ये था जी आपका रिटर्न का कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हम डिफाइन कर लेते हैं रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क बेसिकली बोलते हैं अनसर्टेनिटी को, ठीक है? आपको नहीं पता, कुछ कोई भी सिचुएशन हैपन हो सकती है, वेरिएबिलिटी है, चेंज है रिटर्न्स में। आपको नहीं पता कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 10% रिटर्न होगा, 15% होगा, 5% होगा, या 0% रिटर्न होगा, या 20% रिटर्न होगा। जब वेरिएबिलिटी आ जाती है, चेंज आ जाती है रिटर्न के अंदर, ठीक है? आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको एक्चुअल में कुछ और मिल रहा है, चांसेस है कि आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, चांसेस है कि आपको कुछ भी ना मिले। तो जो वेरिएबिलिटी है रिटर्न्स में, इसको हम कहते हैं जी रिस्क, यानी कि जब अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, जब सिचुएशन के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम रिस्क कहते हैं। रिस्क से डिफाइन कर रहे थे, रिस्क उस टर्म को हम रिस्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखते हैं कि व्हाट रेट ऑफ रिटर्न डू यू एक्सपेक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट सेविंग दिस ईयर, ठीक है, और व्हाट रेट यू विल एक्चुअली रिटर्न, यानी कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। आपने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप वहां से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार इस साल मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने की है, मुझे इतना फ़ायदा हो जाना चाहिए, आप तवक्को कर रहे हैं। फिर आप देखते हैं जी एक्चुअली रिटर्न वहाँ से अर्न आपने कितना किया, ठीक है? तो जो एक्चुअली अर्न किया है और जो आप एक्सपेक्ट कर, आप तवक्को कुछ और कर रहे थे, एक्चुअली आपने कुछ और अर्न किया। तो ये जो चेंज है, ये जो अनसर्टेनिटी है, आपकी तवक्को के ऊपर पूरी नहीं उतरी चीज़, ठीक है? या बाज़ औक़ात उतर जाती चीज़, बाज़ औक़ात तवक्को से भी बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, बाज़ औक़ात तवक्को से भी बिल्कुल नीचे में जाके मिलता है आपको रिटर्न। तो ये जो अनसर्टेनिटी है चीज़ों में, रिटर्न्स में, ठीक है? इनको हम रिस्क कहते हैं। अब जैसे कि एक और आपके पास ऑप्शन है, डज इट मैटर इफ इट इज अ बैंक सीडी और अ शेयर ऑफ स्टॉक? कहता है या तो आप बैंक के जो सर्टिफिकेट ऑफ सीडी से मुराद होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स जो होते हैं आपके, जैसे कि नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, और मतलब डिफरेंट बैंक्स आपको फिक्स डिपॉजिट आप अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है ख़ास मुद्दत के बाद। या तो बैंक के डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स ले लें आप, या फिर आप जो है स्टॉक जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें कंपनी के। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप देखेंगे रिस्क किस में मिनिमम है, ठीक है, रिटर्न किस में ज़्यादा है और रिस्क मिनिमम किस में है, ये दोनों चीज़ें देखेंगे और फिर आप जो है वो उसमें अप्लाई करेंगे पैसा अपना, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी चीज़ को हम आगे ले लेते हैं ज़रा, रिटर्न रिस्क को। कहते हैं डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न को हमने मालूम करना है, ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आपने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ी है, तो उसको ज़रा रिकॉल करें, आपने उसमें दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होंगी पॉपुलेशन की या क्लासेस की, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिस्क्रीट, जिसमें डाटा में गैप्स होते हैं, ठीक है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी पॉपुलेशन की ऐसी जो कंटिन्यूस होती है, जिसमें कोई किसी किस्म का गैप नहीं होता। इवन कि मतलब आपको यस। मिसाल अगर देना चाहूँ कि जैसे कि इंसान की जो हाइट है, ठीक है, इंसान की हाइट जो है वो मतलब डिस्क्रीट नहीं है, वो कंटिन्यूअस है, मतलब पॉइंट्स में भी हाइट को मेजर किया जाता है। मतलब एक बंदा फुट है ना, ऐसा नहीं है कि 6 फुट या 7 फुट, अगर 6 या 1 भी है तो उसको भी हम काउंट करेंगे। इसी तरह वेट भी आपका जो है वो कंटिन्यूस में आता है, ठीक है, हाइट भी आपकी कंटिन्यूस में आती है, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी कंटिन्यूअस चीज़ है। इसी तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके पास हैं, ठीक है? तो जिनको आप वो डिस्क्रीट में आती हैं, ठीक है? जैसे कि हम इंसान की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन्स की बात करते हैं। अब नंबर ऑफ़ पर्सन या तो 1 होगा या 2 होगा। ऐसा तो नहीं ना हो सकता क्लास में 1.5 बंदा बैठा है, या क्लास में 2.5 बंदे बैठे हैं, या 3.75 बंदे बैठे हैं, 3.75 बंदे, ऐसा नहीं हो सकता। तो पॉइंट्स में इन चीज़ों को मेजर, जो ये डिस्क्रीट चीज़ें आ जाएँगी, जिनके अंदर जंप्स होते हैं, ठीक है? जिनको हम कंटीन्यूअसली मेजर नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पे हम अपने रिटर्न्स की बात करेंगे। बाज़ औक़ात रिटर्न्स जो होते हैं वो आपके डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है? तो बाज़ का जो है आपको जो कंटिन्यूअस है वो भी देखने को मिल जाती हैं चीज़ें। इनको हम आगे चल के डिफ़ाइन करेंगे मज़ीद। फ़िलहाल यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने जो है फाइंड आउट करना है। आर जो बार है, आर के ऊपर जो बार है उसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहेंगे किसी भी एसेट का, ठीक है? अगर आपने किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है? तो उससे जो आने वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न है,
उसको हम आर और ऊपर बार से शो करेंगे, ठीक है। और आर आई, आई से मुराद होता है वो ख़ास किस्म की सिक्योरिटी है, वो ख़ास किस्म की सिक्योरिटी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। आई उस सिक्योरिटी को कहते हैं, उस सिक्योरिटी का रिटर्न, यानी कि आर आई से मुराद आई वाली जो सिक्योरिटी है, मतलब आपने अगर कोई शेयर खरीदा है या कोई बॉन्ड खरीदा है, उसको आई से शो कर रहा है, जो सिक्योरिटी आपने, जिस सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। और आर उस सिक्योरिटी का रिटर्न है, ठीक है। मतलब इज आर वन, आर आई इज द रेट ऑफ, इज द रिटर्न फॉर द आई पॉसिबिलिटी, यानी कि उस जिस सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस सिक्योरिटी का जो रिटर्न है वो कितना है, ठीक है। मतलब आपके पास ऑप्शन थी ना, आप बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, आप प्रेफर्ड स्टॉक में भी कर सकते थे, आप कॉमन स्टॉक में भी कर सकते थे इन्वेस्टमेंट। तो आपने जिस भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की, उस सिक्योरिटी को आपने आई का नाम दे दिया, और उस सिक्योरिटी पे आपको कितने रिटर्न मिल सकता है, वो जो पॉसिबिलिटी उसकी, उसको हम आर आई से शो करेंगे। और पी आई से मुराद क्या, प्रोबेबिलिटी, वो जो रिटर्न आपको सिक्योरिटी के ऊपर मिलना है, ठीक है, उसके कितने चांसेस है। फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की और शेयर में आपको लग रहा है कि आपको इसके ऊपर जो है, जैसे पिछले एग्जांपल ही हम ले लेते हैं, हमने देखा कि उसमें 5% आपको रिटर्न मिला था। अब शेयर के ऊपर आपको 5% रिटर्न मिल रहा है, तो हम देखेंगे इसके कितने चांसेस हैं कि 5% रिटर्न मिलेगा। मतलब रिटर्न 5% तो यहाँ पे आ गया, लेकिन वो 5% रिटर्न मिलने के कितने चांसेस हैं, वो प्रोबेबिलिटी भी आपने वहाँ फैक्टर लगाना है, ठीक है। फिर आपको पता लगेगा कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जी आर है वो कितना है, ठीक होगी बात। और एन जो है इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, जो नंबर ऑफ पीरियड्स को शो कर रहा होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को शो कर रहा होता है। इसी को हम एग्जांपल्स के जरिए समझ लेते हैं अगले यहाँ स्लाइड में। हाउ टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब ये स्टॉक जो है वो स्टॉक बी डब्ल्यू स्टॉक है, स्टॉक को उसने बी डब्ल्यू नाम दे दिया। अब स्टॉक के ऊपर जो मतलब ख़ास किस्म के एसेट में, ये एसेट है, एसेट का नाम, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, उसमें कहता है जी ये देखें जी रिटर्न्स आपके पास आ रहे हैं, माइनस नेगेटिव 0.15 जो रिटर्न आएगा उसके चांसेस हैं 10%। ये 0.10 का मतलब है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये चांसेस हैं, ठीक है। 0.10 को मैं 10% कह देता हूँ, ठीक है। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो 10% बन जाएगा, परसेंटेज में अगर हम बात करें। और इसी तरह से जो 0.03 नेगेटिव में रिटर्न, यानी कि लॉस, इसके जो चांसेस हैं, इतने लॉस के जो चांसेस हैं वो 20% है, ठीक है। इसी तरह कि आप ये पॉजिटिव में आ गया, ठीक है, यानी कि 9% रिटर्न मिलेगा आपको स्टॉक के ऊपर, ठीक है। और इसके 9% मिलने के जो चांसेस हैं वो 40% चांसेस हैं। इसी तरह 0.21 यानी कि 0.21, इसका मतलब है 21% जो आपको रिटर्न मिलेगा, इसके जो चांसेस हैं वो 20% चांसेस हैं। इसी तरह 33% रिटर्न मिलने के 10% चांसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट आपको रिटर्न्स सामने आपके आ गए हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी सामने आ गई हैं। तो अब आपने यहाँ से ये निकालना है कि आपको एक्चुअली इस स्टॉक के ऊपर, इस एसेट में इन्वेस्टमेंट करके आपको एक्चुअली रिटर्न कितना मिलेगा। तो उसका तरीकाकार क्या है, आप तमाम के तमाम रिटर्न्स को जमा कर लें और तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को भी आपने यहाँ पे सम अप कर लेना, इन सब का सम अप कर लेना, ठीक है। अब आप देखेंगे इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है कि लॉस के जो चांसेस हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर क्या बनता है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से जो 3% लॉस के चांसेस थे उसका जो निकालें आंसर कितना बनता है। इस तरह 9% रिटर्न आने के जो चांसेस थे वो अप्लाई करके हम देख लेते हैं हमारे पास कितना बनता है ये आंसर, ठीक है। ये सभी के सभी आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ गए हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस भी आ गए हैं, पहले 2 पॉइंट एक्सपेक्टेड लॉसेस के, ठीक है। यानी कि ये वही आर कैप निकला है ये, ठीक है। ये वाली साइड है, ये सारा का सारा क्या निकला है, ये आर कैप निकला है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकला है, एक्सपेक्टेड लॉसेस भी निकला है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी डिफरेंट रेट्स पे निकला है। इनका हमने सबका टोटल किया, हमारे पास टोटल जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकला है वो बी डब्ल्यू स्टॉक के ऊपर वो 0.090 निकला है। इसका मतलब 9% रिटर्न हमें इससे मिल सकता है, एक्सपेक्टेशन इतनी है, ठीक है। अगर हम बी डब्ल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यहाँ से जो रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न हमारा होगा वो 9% के करीब होगा, ठीक है। ये सूरत हाल आपने उस वक्त लगानी है जब आपको एक ही एसेट के ऊपर डिफरेंट किस्म की रिटर्न्स नज़र आ रहे होंगे और उन रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। उन रिटर्न्स के चांसेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात सिर्फ सिंपल एक ही रिटर्न होता है और उसका चांस प्रोबेबिलिटी दी होती है, बाज़ औक़ात रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उन सब के सब रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी दी गई होती है। तो आपने उनको मल्टीप्लाई करके उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकाल लेने
और उन सबको जमा कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि अगर हम BW स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फैक्टर लगाने के बाद, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न वो कितना है, वो 9% के करीब है, ठीक है, ऑलमोस्ट 9% होगा। ये हमारा जो है एस्टिमेट है, हमने निकालना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड। अब एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है वो इससे डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, और एक्चुअल में और एक्सपेक्टेशन में जो फ़र्क होता है उसको, उसी को हम जो है वो रिस्क कहते हैं, ठीक है। अब रिस्क जो है, रिस्क को मैयर करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किया होगा, आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट जो है स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किया होगा। ये बेसिकली ये क्यों है, मतलब इनका मकसद क्या है। स्टैटिस्टिक्स में अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ तो सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम एवरेजेस की बात करते हैं, मीन मीडियन मॉड की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एवरेजेस थी जो हम सिंपल डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, मीन मीडियन मॉड या उनके अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, उसके बाद परसेंटाइल वगैरह जो है इस तरह से। लेकिन उसके बाद जब डाटा में गैप्स आ जाते हैं ना, यानी कि जब डाटा में डिस्पर्शन आ जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास डाटा चल रहा है 2 4 6 8 10, फिर एकदम से जंप लगा 22, फिर 24 26 फिर जंप लगा 52, फिर 54 56 58, फिर जंप लगा 92। मतलब जब डाटा में इस तरह से बड़े बड़े गैप्स आने लग जाए ना, बड़े बड़े जब गैप्स आए, इसको हम बोलते हैं ये डिस्पर्शन, मतलब उसके अंदर फर्क बहुत आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हम डिस्पर्शन की टेक्निक अप्लाई करते हैं जब डाटा में बहुत ज़्यादा गैप्स आ जाते हैं, ठीक है। इन गैप्स को कवर अप करने के लिए, हम उस डाटा की एवरेज निकालने के लिए, उस डाटा की रिस्कीनेस को मैयर करने के लिए हम फिर इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। वेरिएंस आपने पढ़ा हुआ, वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, ठीक है, सिंपल। और ये रिस्क को मैयर करने की बेसिकली टेक्निक्स हैं। जब डाटा में आपके पास गैप्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं या रिस्कीनेस डाटा में बहुत ज़्यादा, देखिए ना, ये एक किस्म की रिस्कीनेस ही है ना। कभी आपकी जो वैल्यू है 22 24 26 से उठ के 36 पे चली गई, फिर 36 38 40 से एकदम उठ के 52 पे चली गई। इस जब जंप लग रहे हैं रिटर्न्स में आपके, ठीक है। अब ये जंप ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, नीचे की तरफ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब 52 से आगे जाने के बजाय एकदम से 12 14 पे भी आ सकती है वैल्यू, ठीक है। 12 14 से जंप लग के जो है वो 36 38 पे भी जा सकती है। इस तरह जंप ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं और आपका बैकवर्ड जो है वो भी आप मूव कर सकते हैं, आपके रिटर्न्स। तो इस तरह से इसकी रिस्कीनेस को मैयर करने के लिए हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द मैयर ऑफ डिस्पर्शन। हम इनको इस्तेमाल करेंगे डाटा की रिस्कीनेस को मैयर करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये सिंपली स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो है वो, सॉरी, ये स्क्वायर रूट जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाल लिया तो वो स्क्वायर रूट अगर उसके ऊपर से हटा दे तो बाकी जो आंसर होगा वो आपका वेरिएंस का आंसर निकल आता है, ठीक है। तो नॉट दिस इज फॉर अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो आपका है ना, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में होगा जहाँ पे जंप्स आपके, जहाँ पे आपके पास रिटर्न्स के रिटर्न्स में जंप्स होंगे, ठीक है। जहाँ पे कंटिन्यूस है वहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है। जहाँ पे मतलब हर हर लेवल से गुजरना है रिटर्न ने, ठीक है, वहाँ पे तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जंप्स हैं, कभी रिटर्न बहुत आ गया आपका, कभी रिटर्न बहुत कम हो गया, कभी रिटर्न आपका एवरेज है, आपकी तवक्को के मुताबिक है, ठीक है। तो रिटर्न में जब जंप लग रहे हैं ना, तो इन जंप्स की रिस्कीनेस को मेजर करने के लिए कि जंप कितना लग सकता है, क्या हमें उस जंप से लॉस होगा, ठीक है, क्या हमें उस जंप से प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बिफोर टाइम आप डाटा की रिस्कीनेस को मैयर करने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये मैयर ऑफ डिस्पर्शन के हेड में आती है, ठीक है। डिस्पर्शन आप जो है इसको कहते हैं, ठीक है, जब डाटा आपका काफ़ी मतलब उसमें गैप्स होते हैं और बिखरा होता है डाटा। और डिस्क्रीट ऐसे डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जब डाटा में बहुत सारे आपके पास गैप्स होते हैं, ठीक है। लेट्स मूव, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि हाउ टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टॉक आपका जो है वो BW है, एसेट, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसके जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, उसके रिटर्न्स थे, ठीक है। रिटर्न्स जो है आपको वो परसेंटेजेस में आप इनको देख सकते हैं, ये दो लॉसेज हैं और ये आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है, रिटर्न्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। आप उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों को आप कॉलम्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा इसका।
इसी एक्सपेक्टेड रिटर्न को आप जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि लास्ट हमने ये फॉर्मूला देखा था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें जो आपका जो ख़ास किस्म की सिक्योरिटी का रिटर्न, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है, उन दोनों की हमने जो है वो फ़र्क लेना है, ठीक है, कि उसमें कितना फ़र्क है आपका जो एक ख़ास सिक्योरिटी पे आने वाला रिटर्न वो, और अगर हम इसके साथ प्रोबेबिलिटी के फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो उससे जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलता, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, ये जो आप फार्मूला देखें यहाँ पे, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता था, सिक्योरिटी के ऊपर आने वाले रिटर्न को अगर उससे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलता था, ठीक है। यही चीज़ आगे चल रही है। आर आई आपने ले लेना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने यहाँ पे लेना है, ठीक है। इनका फ़र्क आ जाएगा आपके पास एक जो है वो जैसे हम वेरिएंस में नहीं करते होते थे, एक्स माइनस एक्स बार मीन निकालते थे और तमाम एक्स की वैल्यूज़ का मीन से डिफरेंस देखते थे, मीन से डिफरेंस कितना है, यानी कि सेंट्रल वैल्यू से तमाम वैल्यूज़ कितनी दूर है, कितना डिफरेंस है। वेरिएंस के फॉर्मूले में यही काम करते थे। अब यहाँ पे भी हमने ये देखना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न से जो है वो जो ये रिटर्न है वो मतलब कितना इसके अंदर गैप है, और इसका हम स्केयर ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपके पास जो ये इस सारे जो कॉलम का जो सॉल्यूशन समेशन होगा ना, ठीक है, पूरा कॉलम बनेगा ना, उसका जो समेशन होगा वो यहाँ फॉर्मूले में हमने पुट कर देना। ये पूरा एक टेबल बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का आप लोगों ने किया होगा सवाल ये, वो जितनी सिक्योरिटीज़ जितनी आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं सबका ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उस हवाले से उसके बाद ये आपके पास इसका टेबल के बाद जब उस पूरे कॉलम का समेशन लेंगे तो वो समेशन का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आप उस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है यही चीज़ यहाँ पे उसने यहाँ पे करके दिखाई है आपको, ये पूरा टेबल बनाया उसने, ठीक है। पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है, वही एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पुट कर दिया है, और तमाम वैल्यूज़ जो आर की थी, अब यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न ये 9% था, ठीक है। अब उसने देखा जो बाकी रिटर्न्स आ रहे थे ना, 5 किस्म के जो रिटर्न्स हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितने की दूर हैं। जैसे हम वेरिएंस में देखते होते थे कि जो तमाम एक्स की वैल्यूज़ हैं वो मीन से कितनी दूर हैं, एक्स माइनस एक्स बार करते थे ना, मीन से कितनी दूर है तमाम एक्स की वैल्यूज़। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसमें और तमाम जो मतलब सिंपल रिटर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि उनमें जो है कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। इसको आप एक्स की वैल्यूज समझ लें, ठीक है, इसको आप मीन समझ लें, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको कंसिडर करें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और जो तमाम रिटर्न्स हैं उनमें कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। उन फ़र्क का आपने स्केयर ले लेना और उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ये इस तरह से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है फाइंड आउट कर पाएंगे, आप डाटा की रिस्कीनेस को मैयर कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जब भी आपने किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको बिफोर टाइम ये देखना पड़ेगा कि आप आदर कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, फेवरेबल है या नहीं है। आपको देखना पड़ेगा उस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, मतलब कि आप क्या ऐसी इन शॉर्ट किस्सा मुख्तसर क्या आप किसी ऐसी सिक्योरिटी में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे जिसके रिटर्न्स का कोई पता ही नहीं है, कभी 12% रिटर्न आ गया, कभी 25% रिटर्न आ गया, कभी 0% रिटर्न आ गया। बाज़ औक़ात ऐसी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं ना जिनके आपको मतलब तवक्को खिलाफ तवक्को जो आपको रिटर्न दे रही होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा रिटर्न आ गया, कभी बहुत कम रिटर्न आ गया। लेकिन बाज़ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो बड़ी स्मूथली चल रही होती हैं, उनमें रिटर्न्स जो है ना वो मतलब एक स्मूथ तरीके से जो इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। मतलब 1% बढ़ गया, फिर 1 बढ़ गया, फिर 1 बढ़ गया, आहिस्ता-आहिस्ता रिटर्न बढ़ रहा है। मतलब उनमें मतलब बैक आने की ज़्यादा चांसेस नहीं होते। वो स्मूथली आहिस्ता-आहिस्ता करके वो एक-एक पॉइंट आगे जा रहे होते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जब ऐसी कंपनीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे रिटर्न्स खिलाफ़ तवक्को आएँगे, कभी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ गए, कभी आपकी तवक्को के बिल्कुल मुताबिक आया, कभी आपकी तवक्को से बहुत ज़्यादा आ गया, कभी आप जितनी तवक्को कर रहे थे उतना भी नहीं आया, आपको ज़ीरो पे ला के उसने खड़ा कर दिया। तो जब ऐसी किस्म की कंपनीज़ की ऐसी सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कोई जहाँ रिटर्न्स का कोई अता-पता ही नहीं है, ठीक है? तो उस सूरत-ए-हाल में आप यहाँ पे पहले फिर एक कैलकुलेशन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की उनके डाटा के हिसाब से, ठीक है? कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे ताकि आपको पता लग सके कि आप जिस कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आइदर वो रिस्की हैं या नहीं है, क्या आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं है, क्या आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है? या आपको ये जो जवाब है आपको यहाँ से मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन से और वेरिएंस से आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका वो कितना परसेंट आ रहा है? 13.15% आपका जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये डाटा की रिस्कीनेस को मेज़र कर रहा है।
ज़ाहिर-सी बात है जितना ज़्यादा रिस्क होगा आप उस सिक्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जितना कम रिस्क होगा वो आप उस सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन है, सिंपल है, ठीक है? आपके पास अगर आपने सिंपल कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो इसमें आप क्या करेंगे? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न पे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है? या इसका दूसरा तरीका जो है फ़ॉर्मूला अप्लाई कर लें पूरा और उसके तरीके से आप सॉल्व कर लें। इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क, ठीक है? ये आप इसको इस तरीके से भी जो है निकाल सकते हैं और दूसरा फ़ॉर्मूले के ज़रिए से ये टेबल बना के भी आप इसको निकाल सकते हैं। बहरहाल हमने इनकी डिटेल में नहीं जाना, बस हमने इनको इतना स्टडी करना है कि डाटा की रिस्कीनेस इनके 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 ज़रिए से मेज़र की जाती है। और ये याद रखिएगा ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है जब रिटर्न्स में खिलाफ तवक्को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रही होती है, बहुत जंप्स होते हैं रिटर्न्स में, तो उस वक़्त हम इन टेक्नीक्स का इनको मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक है? इन टेक्नीक्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये देख सकें डाटा आपका जो रिटर्न्स हैं वो रिस्की हैं या नहीं हैं, ठीक है? अगर है रिस्की तो किस हद तक रिस्की हैं।